नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज फिर हम हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत करने वाले हैं और मुद्दा आज होगा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और जेजेपी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी का गठबंधन। यानी कि दो लोकदल फोर्सेज हरियाणा में देवीलाल परिवार के दो टुकड़े हो चुके हैं और दोनों लोगों ने दलित पॉलिटिक्स के माहिर माने जाने वाले बहन मायावती की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से अलायंस किया है। इसका इम्पैक्ट हरियाणा की पॉलिटिक्स पे क्या रहेगा? क्या सच में ही ये जो थर्ड फ्रंट जैसा कुछ दिख रहा है, ये कहीं पर इफेक्टिव साबित हो पाएगा या फिर जो कांग्रेस की तरफ से इनके खिलाफ एक बात कही जा रही है कि ये तो वोट कटवा पार्टी है। आज दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि इनेलो और जेजेपी वोट कटवा पार्टी हैं। तो इस किस्म का नैरेटिव है और बीजेपी भी अलग किस्म का नैरेटिव क्रिएट कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल रही है कि अगर उसमें दम है तो वो कुमारी सैलजा को हरियाणा के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करें। तो एक हिसाब से ये काफी उलझी हुई गुत्थी गुत्थी है। तो शुरुआत करते हैं गौरव से। गौरव, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस और फिर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का अलायंस, तो दलित वोट बैंक का लोकदल पॉलिटिक्स के साथ ये मिलन आप इसको कैसे देखते हो? क्या दलित वोट बैंक सारा आजाद समाज पार्टी और बीएसपी की तरफ जाएगा या फिर कोई और विश्लेषण इसको लेकर अलग है? देखिए, सबसे पहले तो दलित जो वोटर है उसको लेकर जो ख़ास करके दिल्ली का मीडिया है, उसकी जो मानसिकता है वो ये रही है कि जो दलित वोटर है वो केवल और केवल 1-2 कास्ट के इर्द-गिर्द जो ना घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दलित वोटर्स के अंदर भी 2 तरह की 2 तरह के वोटर्स हैं। एक तो जिनका आपने नाम लिया 2 मुख्य पार्टी जैसे कि बहुजन समाज पार्टी और आजकल एक नई पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी। और इस पार्टी का जो बेस वोटर है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। उसका जो बेस मैं खासकर हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में कुल जो दलित वोटर है वो करीबन 22% है और उसमें से 50% से ज़्यादा जो वोटर है वो नॉन चमार जाति से आता है, जिसमें पूरा डीएनटी समाज आता है, जिसमें करीबन 40 से ज़्यादा जातियाँ आती हैं। तो सबसे पहले तो यही कि जो बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी जो कि इसको माना जाता है कि ये केवल दलितों की पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल एक जाति विशेष के लोग इसको लीड करते हैं। इस पर लगातार इस तरह के आरोप इस पार्टी पर लगते रहे हैं। जो मेन लीडरशिप रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात हो या फिर नई नवेली पार्टी एएसपी की बात रही हो, इसमें जो लीडरशिप में जो लोग थे वो केवल इन्हीं इसी एक मुख्य जाति के लोग थे। इसलिए अगर आप इसको ये बोल रहे हैं कि दलितों की पार्टी, तो मैं इससे आपत्ति ज़ाहिर करता हूँ। जी, जी गौरव। कुलदीप, क्या आपके पास कोई सपोर्टिंग डेटा है इसको लेकर कि जो बात गौरव कह रहे हैं? और एक बातचीत हमने भी देखी थी कि लोकसभा चुनाव हुए तो ये कहा गया था कि दलित वोट बैंक ने मोस्टली जो लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा नंबर था, वो कांग्रेस को वोट किया था और अब कांग्रेस जो इशारा कर रही है वो यही कह रही है कि दलितों के वोट बैंक को कांग्रेस पर वो ना पड़े और बीजेपी से तो नाराज है ही, उनको कोई तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं ताकि एक हिसाब से कांग्रेस के जो वोट परसेंट है वो इंक्रीज ना हो। तो वोट कटवा जैसे शब्द निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डेटा है तो प्लीज आप बताइएगा। मनदीप जी, मुझे याद आ रहा है कि सीएसडीएस जो लोक नीति है उन्होंने एक पोस्ट पोल सर्वे किया था और एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में। प्रोफेसर हरीश कुमार जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एचओडी है एमडी यूनिवर्सिटी के, और देवेश कुमार जो रिसर्चर है सीएसडीएस में। तो पोस्ट पोल जो सर्वे था लोक नीति का, उसमें ये निकल के सामने आया था कि आईएनसी को, जो कांग्रेस को 68% जो है कि वोट दलितों का मिला था, शेड्यूल्ड कास्ट का, और बीजेपी को सिर्फ 24% ही वोट मिला था और बाकी का जितना प्रतिशत बच गया, ये बाकी सारी पार्टियां इसमें सिमट गई थी। इसमें बीएसपी भी या जेजेपी, आईएनएलडी, जितनी भी पार्टियां है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो सारे इसमें सिमट गए थे। तो कांग्रेस के पास, या हम इंडिया ब्लॉक कह ले, उस समय जो चुनाव लड़ा था, तो उनके पास 68% वोट जो है ना कि शेड्यूल्ड कास्ट का आया था। ये मायने रखता है कि किसी एक समुदाय से इतना ज्यादा प्रतिशत वोट जब किसी एक पार्टी को मिलता है, तो उसी की जद्दोजहद में मुझे लग रहा है कि जो ये अलायंस हो रहे हरियाणा में, चाहे वो आईएनएलडी बीएसपी का अलायंस हो, चाहे वो जेजेपी और एएसपी का अलायंस हो,
तो उस वोट बैंक में डेंट डालने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके, क्योंकि ये साफ हो गया हरियाणा में जिस तरीके से मौजूदा सरकार बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है लोगों की, जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उससे लग रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ एक तरफा है। और वो जिस तरीके से 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी की लहर थी देश में, अभी हम हरियाणा में ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। वो एंटी जो बीजेपी सेंटीमेंट है उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दलित वोट मिला, तो उसमें डेंट डालने की ये कोशिश है। अच्छा, आपने एक डेटा दिया 68% का, और सीएसडीएस और द हिंदू के आर्टिकल का जिक्र भी किया, और वो पोस्ट पोल सर्वे भी हुआ था उसकी आपने जिक्र किया। लेकिन अब आप बताइए कि जो जेजेपी पार्टी है उसकी क्रेडिबिलिटी तो बहुत खराब हो रखी है, और उसकी क्रेडिबिलिटी किसान आंदोलन के कारण खराब हो रखी है, और आज के समय में जो उसका कोर वोटर था किसान समुदाय, वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके साथ अलायंस हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, वो तो आंदोलनों में शामिल रहे हैं, किसान आंदोलन में भी गए, वो महिला पहलवान आंदोलन में भी गए, सीएनआरसी के आंदोलन में गए। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने हासिल की, वो सारी तो एक हिसाब से आंदोलनों की वजह से क्रांतिकारी की छवि है। और साल 2017 में तो वो जेल में भी थे, आप सबको पता है, एनएस से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा रखा था। तो एक ऐसे जुझारू नेता की उनकी छवि रही है, और ये माना जाता है कि दलित समुदाय के मुद्दों के लिए वो चैंपियन रहे हैं। तो उनका अलायंस आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, जेजेपी को थोड़ा फायदा होगा, और या फिर आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर की छवि को इससे नुकसान हुआ है? इसका क्या विश्लेषण है कुलदीप आपके पास? मनदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ सालों में जो संघर्ष किया है, जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए वो हर जगह गए हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ी मोटी भी जो, या गांव के हम किसी भी पॉलिटिशियन से पूछे, या हम किसी आम पॉलिटिकल साइंस की जो समझ रखते होंगे उनसे पूछेंगे, उनका जवाब यही होगा कि ये जो अलायंस हुआ है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, कोई मैच्योर अलायंस नहीं है, कोई ये परिपक्वता वाली राजनीति नहीं है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी जब एएसपी जेजेपी से यहाँ गठबंधन कर रही है, तो चंद्रशेखर आजाद एक तरफ तो किसानों के पक्ष में खड़े थे, इधर जेजेपी किसानों की जो है ना की बात नहीं उठा रही थी, और पूरा हरियाणा में ज्यादातर लोग नाराज है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो अलायंस की बात है, तो मुझे नहीं लगता कोई ये मैच्योर अलायंस है चंद्रशेखर रावण की तरफ से, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जो सोच के इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वोट बैंक ये खिसका पाएंगे, ऐसा दिख नहीं रहा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का अगर हम वो देखें तो वो यूथ में, कुछ यूथ में ज्यादा है, लेकिन इससे वोटर कंफ्यूज होगा। जो वोटर चंद्रशेखर आजाद को चाहता है, क्या वो जेजेपी को भी चाहता है? क्या वो जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो किसानों के को लेकर जो एक बहुत बड़े सवालों के घेरे में वो रहे हैं, पिछले 3 कृषि कानून आए थे उनको लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर रावण को इससे कोई ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा, और जेजेपी और एएसपी को ही ज्यादा वोट बैंक इससे ले जाएगी। सवाल तो ये भी बनता है कि जेजेपी ने शुरुआत में अपने बयानों से जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ अलायंस करने के लिए हाथ पैर मारे थे, लेकिन फिर संदीप पाठक का बयान आया, और संदीप पाठक ने कहा कि हम सबको पता है जेजेपी का स्टैंड क्या था किसान आंदोलन के दौरान, इसलिए उनके अलायंस की बात नहीं बन पाई। और अब मैं गौरव के पास चलता हूँ। गौरव, जेजेपी से आम आदमी पार्टी ने तो मना कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हाथ मिला रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनको जो एक बड़ा नैरेटिव है एक हिसाब से हरियाणा का, क्या उसकी समझ नहीं है, या फिर आपको उसमें कुछ और फायदे दिख रहे हैं, कोई और बात दिख रहे हैं? और मैं कुलदीप से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक जरूर बंद कर लें, क्योंकि उनकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो गौरव, क्या लग रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद ने जो अलायंस किया जेजेपी से, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं है, क्या ये कोई अनजाने में हुआ है, या उनको हरियाणा में इस नैरेटिव का पता है, या फिर कोई और उनकी प्लानिंग है? इसको आप, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कुलदीप ने जैसे बताया कि जो आजाद समाज पार्टी, और इससे पहले आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की जो पार्टी है, उसने एक इमेच्योर एक तरह से ये फैसला लिया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनको अभी हरियाणा के अंदर अपना जो ना पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ाना है, और उस आप देखेंगे उसका वोट बैंक कहाँ है, वो सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है। उनका वोट बैंक केवल और केवल बीएसपी का जो वोट बैंक था उसी में से उनको वोट बैंक खींचना है। तो
इसीलिए उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लिया। और रही बात क्रेडिबिलिटी की, जो उन्होंने जिस तरह की क्रेडिबिलिटी बनाई थी, उसको तो उन्होंने खत्म कर ही लिया है। अब देखिए, एक तरफ दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी ने उनके जो वादे थे, चाहे पेंशन को 5,000 प्लस करने का वादा हो, वो पूरा नहीं किया। यानी कि एक तरफ वो बीजेपी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, बीजेपी को ब्लेम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर बीजेपी की उसी पिच पर खेलने चले गए। तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है इन दोनों के अलायंस में। जी। अच्छा, गौरव मुझे एक बात और बताइए कि एक जो पूरा नैरेटिव होता है कि एससी ए और एससी बी वाला, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया जिसमें वर्गीकरण की बात थी, उसको लेकर क्या रुझान है? लोग कह रहे हैं कि खासकर जो दलित समुदाय के इंटेलेक्चुअल्स को, जिनको मैं ज्यादातर को पढ़ रहा था, वो ज्यादातर ये लिख रहे थे ये तो दलितों के बीच में एकता तोड़ने वाली बात है। लेकिन फिर मैंने योगेंद्र यादव का लेख भी पढ़ा और आपकी मैं लेखों को भी लगातार पढ़ रहा था, आप भी जो बात कह रहे थे, तो जो एक हिसाब से दलित समुदाय के वर्गीकरण को लेकर जो राजनीति हुई, उसमें चंद्रशेखर आजाद और भीमा जो बहन मायावती हैं, वो कहाँ खड़े थे? और ये डिबेट क्या सच में ही बीजेपी दलित समुदाय के बीच में दो फाड़ करना चाहती है और नॉन चमार दलित वोटरों के वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो कि वर्गीकरण से जो दलित हैं वो 2 भागों में बँट जाएँगे। एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और जो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि पंजाब और हरियाणा में जब वर्गीकरण लागू हुआ था, तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, वर्गीकरण होने से जो वंचित जातियाँ हैं, जो पीछे छूट चुकी हैं, ऐसी जातियाँ, अभी कुछ दिन पहले हम लखीमपुर के अंदर थे, जहाँ पर जो डीएनटी ट्राइब से आने वाली जातियाँ थी, उनके सर्टिफ़िकेट तक नहीं बनाए जा रहे हैं। उनके कुछ बच्चे अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको अब नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ी है, और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, डीएनटी के लोग सर्टिफ़िकेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन लोगों को, मतलब उन लोगों को पीछे ले जाने की जो ना कोशिश लगातार रही है आरक्षण के ज़रिए, यानी वर्गीकरण न करके। जब वर्गीकरण होगा तो उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके सबूत हैं, हरियाणा और पंजाब में जब वर्गीकरण हुआ था, तो ए, बी और सी क्लास में इन लोगों का प्रतिनिधित्व भी हमें देखने को मिला था। और जब से यह वर्गीकरण बंद हुआ है, तब से फिर वही पहले जैसी कंडीशन हमें आंकड़ों में दिखाई दे रही है। हाल ही में एससी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है हरियाणा सरकार को, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो वंचित जातियाँ हैं, वो फिर से अपने प्रतिनिधित्व में पिछड़ चुकी हैं। अच्छा गौरव, ये जो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप हाँ, जो वंचित जातियाँ जिस मुहावरे पे हम बात करें, आम लोगों को हाँ, उसका पता नहीं है। जी। वर्गीकरण, वंचित जातियाँ और एससी और एससीबी, थोड़ा इसको अगर आप आसान भाषा में, बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप जो आम जनमानस की भाषा है, उसमें अगर खोलकर समझा दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, तो हरियाणा में जो एससी ए में जो जातियाँ आती हैं, यानी कि जिसको डीएससी बोलते हैं, यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, उसके हुँ। अंदर नॉन चमार जातियाँ हैं मोस्टली, जैसे वाल्मीकि, धानक, खटीक, और जितनी भी डीएनटी जातियाँ हैं, वो इसके अंदर आती हैं एससी ए के अंदर। वहीं एससी बी के अंदर चमार डीएनटी जाति मिलके डीएनटी हो गया, डिनोटिफाइड वो जो ट्राइब ट्राइब्स ये होगी। विमुक्त हाँ, जनजाति। जी। हाँ, और घुमंतू जनजातियाँ, साँसी और सपेरे, और टोटल डे। हाँ, बावरिया, हाँ। हाँ, हुँ, कुछ बंदिया, कापड़िया, हुँ, हुँ, और ये तमाम जो जातियाँ हैं। और हुँ, दूसरा एससी बी में जो आती है, मेनली जो चमड़े के काम करने वाली जो जातियाँ रही हैं, और मेनली हुँ, इनमें जो चमार जाति है और उसकी जो सब कास्ट जातियाँ हैं, वो इसमें हुँ। आती हैं। और आबादी की अगर हम बात करें, तो 50% से ज़्यादा आबादी एससी ए की जातियों की है, यानी डीएससी की है। और जो वर्गीकरण के ज़रिए जो रिज़र्वेशन देने की बात हो रही है, वो हाफ़-हाफ़, यानी कि 10-10% इन दोनों ही वर्गों को देने की हो रही है। हुँ। तो इसमें हुँ। अच्छा, समस्या और रोड़ा क्या है? ऐसी बात क्या है कि इसको इसको लेकर इतना विवाद है और फाइनली बीजेपी को भी एक स्टेप पीछे लेना पड़ा है? नहीं, बीजेपी ने जो स्टेप लिया है, वो केवल क्रीमी लेयर को लेकर लिया है। वर्गीकरण को लेकर बीजेपी ने कोई भी स्टेप वापस नहीं लिया है। और दूसरा, हुँ, रोड़ा तो ये है कि दलितों के अंदर जिन जातियों को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहा है, या आदिवासियों के अंदर, जैसे राजस्थान में कुछ एक जातियाँ हैं जिनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, वो जातियाँ इसका
खास तौर पर विरोध कर रही है और उनका एक लॉजिक है एनएफएस। एनएफएस का वो जो ना बार-बार हवाला दे रहे हैं कि वर्गीकरण होने से नॉट फाउंड सुटेबल की वजह से बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि जब वर्गीकरण तो अब लागू हो रहा है, इससे पहले एनएफएस क्यों बढ़ रहा था? इससे पहले एनएफएस क्यों बढ़ रहा था? ये भी सवाल है। उसको आप जो ना क्यों भर नहीं पाए? दूसरा दूसरा ये है कि एनएफएस की जो बात ये लोग कह रहे हैं, ये भी एक तरह से फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है ताकि इन जनजातियों के लाभ को वंचित किया जा सके वर्गीकरण के ज़रिए। जी। अच्छा, मैं कुलदीप आपके पास आता हूँ कि जो ये अलायंस है, क्या ये जो एक थर्ड फ्रंट का हर इलेक्शन में एक नैरेटिव खड़ा होता है, क्या उस तक पहुँच भी पाएगा? क्या उस या ये किसी सीन में दिखेगा कि इनके जो कैंडिडेट ये जो अनाउंस करेंगे, वो किसी गेम में होंगे या फिर हरियाणा में चुनाव अभी तक आपको 2 पार्टियों के बीच ही दिख रहा है? देखो मनदीप जी, हरियाणा में अब की बार जो चुनाव है वो बाइपोलर है, 2 पार्टियों के बीच है, या तो बीजेपी है या बीजेपी नहीं है, ये नैरेटिव है। और बीजेपी नहीं है तो फिर कांग्रेस उसका विकल्प है। तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच में मुझे सबसे ज़्यादा फाइट लग रही है। तीसरी कोई पार्टी, यहाँ की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि तीसरी कोई भी पार्टी नैरेटिव में नहीं है यहाँ पे। क्योंकि चाहे जेजेपी हो चाहे एएसपी हो, क्योंकि जेजेपी को वोट क्यों नहीं कर रहे सभी को पता है कि वो किसान आंदोलन के बाद जो यहाँ के नाराज है, जो युवा है, रोजगार का जो वायदा किया था वो नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले। 5 साल, पिछले 5 सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां नहीं हुई है, जो भर्तियां हुई है तो उनको बार बार कैंसिल कर दे रहे हैं। अभी तुरता फुर्ती में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिए, लेकिन उनके रिजल्ट जारी नहीं होंगे, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो एंटी बीजेपी जो सेंटीमेंट है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो बहुत लंबे समय से ये बात कहती आ रही कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। तो मुझे बाइपोलर ही फाइट लग रही है। ये जो तीसरा जो मोर्चा बनाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा सफल होगा। हो सकता है बहुत सारी सीटों पे तो इनकी जमानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि इस तरीके का माहौल अभी है। दूसरा जो मैं गौरव ने बात कही थी, मैं गौरव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी पता है कि किस जो जाति के वोट है, या अभी जो वर्गीकरण पे जो उनका स्टैंड था, अगर हम देखते हैं तो जो वर्गीकरण न होने की जो अभी भारत बंद हुआ था उसके समर्थन में वो जंतर मंत्र पे भी गए थे। तो एक डिवाइड है, उधर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो डीएससी समुदाय है, जो जो वर्गीकरण के पक्ष में है, उनका वोट अपनी तरह लुभाने की कोशिश कर रही है। तो सभी पार्टियां, मैं फिर उसी बात पे घूम के आ रहा हूँ कि सभी पार्टियां इस जद्दोजहद में लगी हुई है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट हरियाणा में ये तय करेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में जाएगी। और हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनका वोट अपनी तरफ किया जाए। इसी तरीके से मैं उस बात से भी सहमत हूँ गौरव की कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो होना चाहिए। जिस तरीके से ओबीसी में भी हम देखते हैं, बीसी और बीसी भी है, लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर होगा तो जो लोग कुछ पढ़ के आएंगे वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में बाइपोलर ही फाइट है, बीजेपी कांग्रेस की ही अब की बार इलेक्शन में लड़ाई होगी। तीसरा कोई मोर्चा ज्यादा कुछ करता नजर नहीं आएगा। मनदीप, अच्छा गौरव, मैं एक एक बात और आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक लगातार ये नैरेटिव भी आता है कि जो इनेलो पार्टी है वो बीएसपी के साथ अलायंस में है, जेजेपी पार्टी है वो एएसपी के साथ अलायंस में होगी। तो एक हिसाब से जो वोट बैंक है, चमारों का वोट बैंक है, वो तो ये दोनों अलायंस तोड़ कर ले जाएंगे। और जो नॉन चमार जो वोट बैंक है, जिसमें हम 22% मान रहे हैं टोटल दलित वोट बैंक, उसमें हम 11% मान के चल रहे हैं कि चमार वोट बैंक है, और 11% हम मानकर चल रहे हैं कि नॉन चमार जो एससी ए वाला जो डीएससी ग्रुप जिसको बोलते हैं वो वोट बैंक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ खींच ले जाएगी और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में ही ये कोई, आप तो दलित पॉलिटिक्स को लगातार कवर करते हैं और उनके इश्यूज को भी कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये नैरेटिव नीचे है कि एक हिसाब से कांग्रेस को दलित वोट जो उसको वोट मिल रहे हैं 68% जो लोकसभा मिले थे, उनसे खाली करने के लिए ये दोनों नैरेटिव चलाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो बिसात है वो 1 अगस्त से, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन से ये शुरू हो चुकी थी। बीच ये पहले गई होगी लेकिन शुरू 1 तारीख से हुई थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है
सबसे पहले बीएसपी और फिर एएसपी, ये सभी पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। और हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने, खासकर हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, उसने वर्गीकरण को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसका कांग्रेस पार्टी को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तरफ चमार वोटर जो पिछले लोकसभा चुनाव में मतलब बीएसपी को छोड़कर भी कांग्रेस के साथ गया था, वो इस वजह से नाराज है कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। उधर डीएससी का जो वोटर है, वो भी 2024 में अधिकतर जो बड़ा वोट बैंक था, खासकर वाल्मीकि समुदाय की अगर मैं बात करूं, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता था, 2014 के बाद से वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था, लेकिन 2024 में वो कांग्रेस की तरफ वापस आया था। वो भी कांग्रेस से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके समर्थन में भी कोई स्टैंड नहीं लिया है। यानी कांग्रेस को दोनों तरफ से मार पड़ेगी अगर वो स्टैंड इस पर नहीं लेगी। दूसरा, जैसे जैसे एएसपी और बीएसपी इस पे मजबूत अपनी पॉलिटिक्स करेगी, जैसे 11 सितंबर को अभी चंद्रशेखर ने फिर से रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई है, और उसमें जाहिर तौर पर दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, खासकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उधर से राजस्थान और दिल्ली, खासकर इस जो एरिया के जो चमार और जाटव समुदाय के जो लोग हैं, उनको इस रैली में बुलाया जाएगा और अच्छी खासी भीड़ वो जुटा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे जैसे ये जो वर्गीकरण मामला तूल पकड़ेगा, ऐसे ऐसे कांग्रेस को नुकसान होगा, और बीजेपी को इसका फायदा एक तरफ से तो होता दिख रहा है, डीएससी समाज की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से अपना ग्रीन कार्ड दिखा दिया है वर्गीकरण का जो फैसला है उसको। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस मुद्दे पर मुश्किल होती दिखाई दे रही है। और तो इवन एक इतना ही नहीं, हिसाब से कांग्रेस के जो दलित नेता हैं, वो भी इसको लेकर काफी परेशान हैं। वो लगातार अपनी बात आगे पहुंचा रहे हैं कि हम, अगर आप इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो फिर हम अपने समाज के बीच में वोट मांगने कैसे जाएंगे। तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है। हम्म, तो एक हिसाब से ये जो पूरा वर्गीकरण का खेल है, और जो ये हरियाणा में इनेलो और बीएसपी और जेजेपी और एएसपी का जो पूरा अलायंस हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो 22% वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो अब एक हिसाब से खींचने के लिए हुआ है। उसमें एक सेक्शन को, जो 11% है, एससीबी जिसको बोलते हैं, चमार वोट बैंक जिसको बोलते हैं, उसको उस अलायंस के थ्रू खींचने की कवायद है। और जो डीएससी4 जो ग्रुप है, जिसको एससीए बोलते हैं, नॉन चमार दलित वोट बैंक, जिसमें वाल्मीकि भी हैं, सांसी हैं, धानक हैं, खटीक हैं, तो उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं बीजेपी वर्गीकरण को ग्रीन कार्ड दिखा के अपनी ओर खींचने के लिए तत्पर है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में 68% दलितों का वोट मिला था। अगर ये जो राजनीति है, जो बिसात बीजेपी ने बिछाई है, अगर सफल होती है, तो कांग्रेस को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में झटका भी लग सकता है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर कुलदीप या गौरव इसके ऊपर कोई कुछ बात जोड़ना चाहें, या उनके कोई व्यू हो, तो वो जरूर रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो दलितों गौरव जी के कुछ अंदर कह जो रहे थे। 10% वोट बैंक की आप बात कर रहे थे, तो जो चमार हम्म वोटर है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक यूनाइटेड वोट था, और एक हम्म। परसेप्शन क्रिएट होता था, दलितों के अंदर चमार वोटर वोट करता था, तो पता एक एक चलता एक था एक मिनट गौरव, एक मिनट गौरव, कुलदीप आप एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा, आवाज बड़ी हो रही है। हाँ हाँ, गौरव प्लीज एक बार जब दोबारा से आप चमार बताइए। वोटर वोट करता था तो पता चलता था कि किस पार्टी को वोट किया। ये जो चुनाव होगा, ये मतलब उसके उलट होगा, क्योंकि अब की बार जो चमार वोटर है, उसका वोटर 3 जगह पर जाने वाला है, बीएसपी और एएसपी और कांग्रेस। बीजेपी को मुश्किल से 2 या 3% वोट उसका जा सकता है। यानी कि जो यूनिटी थी इस कम्युनिटी की, इस बार टूटती दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में एक हिसाब से दलित वोट बैंक की यूनिटी हमको टूटती दिखाई दे रही है, और उसकी बिसातें बिछ चुकी हैं। बीजेपी ने अब अलग अलग मोहरों के थ्रू चालें चल दी हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सक्सेसफुल होती है या फिर कांग्रेस उसको रोक पाने में सफल होती है।